जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सृष्टि आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, हम आज आपके लिए नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम मध्य प्रदेश के प्रमुख नियुक्तियां पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही उसके पश्चात जो है हम मध्य प्रदेश के राज्यपाल, साथ ही यहाँ से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जो सीजे बने हैं, मतलब कि मुख्य न्यायाधीश जो अभी तक बने हैं, उन सभी पर हम ये सीरीज़ लेकर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। 1947 के बाद यानी कि आज़ादी के पश्चात जो है कितने मुख्यमंत्री बने, कौन कौन किस समय पर रहे हैं और किससे क्या महत्वपूर्ण बात है, या मुख्यमंत्री हमारे यहाँ रहे हैं, किसी अन्य राज्य के वह अगर राज्यपाल बने हैं या कोई महत्वपूर्ण किताब लिखी है, किसी पत्रिका का प्रकाशन किया है, उन सारी चीज़ों को यहाँ कवर करेंगे। प्रत्येक वर्ष के आप पेपर देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री राज्यपाल से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर उसी चीज़ की तैयारी के लिए हम आज यहाँ पर हैं। और सबसे पहले हम आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देखेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे आज़ादी, मतलब देखा जाए मध्य प्रदेश के गठन के पहले की, यानी कि आज़ादी के पश्चात और मध्य प्रदेश के गठन के पहले कौन सीएम कहाँ पर रहा है, साथ ही पहली विधानसभा में कौन सीएम रहे हैं, दूसरी विधानसभा में, तीसरी विधानसभा, साथ ही चौथी, पांचवी, छठवीं जितनी विधानसभा में कौन कौन मुख्यमंत्री बने हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम आपको जो है आगे महत्वपूर्ण जितने फैक्ट इनसे हो सकेंगे सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपके कवर कराएंगे हम यहाँ पर। तो चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ उसके पूर्व जो है मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही है। तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व यानी कि 1947 से लेकर के 1947 से लेकर के 1956 तक मध्य प्रदेश किस प्रकार से विभाजित रहा है, एमपी जो है किस प्रकार से विभाजित रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तीन पार्टों में यहां डिवाइड किया गया था। इसके साथ ही देखेंगे आप एक और था भोपाल, जो पार्ट सी के अधीन ही आता था, ठीक है, जिसकी राजधानी भी भोपाल ही हुआ करती थी। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की, जिसमें सेंट्रल प्रोविजंस और बरार, सेंट्रल बरार क्षेत्र आया करता था, जिसकी राजधानी जो है वो नागपुर हुआ करती थी, इसकी राजधानी। साथ ही आपको पता होगा पार्ट बी मध्य भारत क्षेत्र था, मध्य भारत जो है इसकी राजधानी 6 माह राजधानी ग्वालियर हुआ करती थी, 6 माह, और 6 माह राजधानी इसकी इंदौर हुआ करती थी। और पार्ट सी जो था इसे विंध्य प्रदेश कहा जाता था, विंध्य प्रदेश, और जो विंध्य प्रदेश है इसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी। और पार्ट सी के अधीन ही भोपाल था, जिसकी अलग से राजधानी भोपाल ही हुआ करती थी। तो चलिए अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि पार्ट ए जो था, इसमें आप देखोगे संपूर्ण भारत को ही पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में बांटा गया था, संपूर्ण भारत को ही। और मध्य प्रदेश में पार्ट ए वह क्षेत्र था जिसमें ब्रिटिश प्रांत का क्षेत्र शामिल किया गया था, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रांत वाला जो क्षेत्र था वो पार्ट ए, जैसे सेंट्रल प्रोविजंस और बरार कहा जाता था। पार्ट बी वाला जो पार्ट था इसमें मध्य भारत था, जिसमें बड़ी दो रियासतें ग्वालियर और आपके देखेंगे एक प्रकार सिंधिया और होलकर रियासतों को इसमें रखा गया था, और विंध्य प्रदेश जिसमें छोटी छोटी रियासतों को, बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को इसमें शामिल किया गया था। इस प्रकार से 4 पार्टों में डिवाइड किया गया था मध्य प्रदेश को। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पार्ट ए की। तो पार्ट ए की राजधानी नागपुर बनाई गई थी, जिसके पहले सीएम बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल और राज्यपाल बने थे राघवेंद्र जी। तो राघवेंद्र जी यहाँ के राज्यपाल बने थे और सीएम कौन बने थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। और याद रखिएगा यही थे मध्य प्रदेश के भी पहले सीएम। जब मध्य प्रदेश का गठन होगा 1956 में, उसके बाद पहले सीएम होंगे पंडित रविशंकर शुक्ल। अब वही हम बात कर लेते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी जो है हमारा कौन सा हुआ करता था, मध्य भारत वाला पार्ट हुआ करता था, जिसमें 2 बड़ी रियासतें थी, ठीक है, 2 बड़ी रियासतों को और छोटी छोटी रियासतों को शामिल किया गया था, जिसमें इंदौर राजधानी 6 माह और ग्वालियर राजधानी 6 माह हुआ करती थी। पहले इसके सीएम लीलाधर जोशी बनाए गए थे। देखा जाए तो लीलाधर जोशी जो हैं ये आपके शाजापुर क्षेत्र, यहाँ से इन्होंने ये देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन और बाकी जितने आंदोलन थे वहाँ से भाग लिया। तो लीलाधर जोशी पहले सीएम बनाए गए थे 1948 में। 1956 में फिर सीएम बनाए गए थे तखतमल जैन जी को, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 महत्वपूर्ण नाम हैं।
ये हम मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व की बात कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मध्य भारत के पहले सीएम किसे बनाया गया था, तो याद रखिएगा पहले सीएम बने थे लीलाधर जोशी, और दूसरे कौन थे बेटा, तो याद रखेंगे आप ताकतमल जैन जी जो है दूसरे सीएम बने थे। इसके अलावा पार्ट सी की बात कर लेते हैं। तो पार्ट सी में आप सभी को पता है कि बुंदेलखंड और बघेलखंड था, जिसमें पहले बुंदेलखंड के कप्तान बना गए थे कांता प्रसाद सक्सेना और बघेलखंड के बनाए गए थे अवधेश प्रताप सिंह। बाद में इसकी राजधानी रीवा हुई और 1948 में जो है अवधेश प्रताप सीएम बने और 1952 में शंभुनाथ शुक्ल सीएम बनाए गए थे। तो याद रखिएगा अवधेश प्रताप सिंह 1948 में, 1952 में शंभुनाथ शुक्ल जी। तो याद रखें, फिर से देखिएगा लीलाधर जोशी कहाँ है, मध्य भारत में। ताकतमल का 52 में, 52 में यहाँ भी शंभुनाथ शुक्ल हो जाएंगे, और 48 में कौन थे, अवधेश प्रताप सिंह। और पार्ट ए में हमने देखा था कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल। इसके साथ ही बात कर लेते हैं भैया राजधानी जो है वो मतलब बी पार्ट जो है सी के अधीन ही था भोपाल, जिसकी राजधानी भोपाल ही हुआ करती थी। अब बात कर लेते हैं पहली विधानसभा। अब मध्य प्रदेश का गठन या कहें हम स्थापना हुई 1956 में। आप सभी को पता है किस प्रकार से स्थापना हुई थी या गठन हुआ था मध्य प्रदेश का। फजल अली आयोग पढ़ा होगा, फजल अली आयोग की सिफारिश पर ही जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले सीएम कौन बनेंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल। अच्छा, इनसे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हम जानते हैं कि इनका सबसे पहले हमने बोला कि सीपी एंड बरार के क्या रहे हैं, सीएम रहे हैं। तो सीपी एंड बरार के क्या रहे बेटा, ये सीएम रहे हैं। साथ ही देखा जाए तो वास्तव में रायपुर से इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। साथ ही इन्होंने एक तरुण संघ की स्थापना की थी, तरुण संघ की स्थापना की। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ निकल कर आता है कि इनकी पत्रिका या समाचार पत्र जो था, पत्रिका या समाचार पत्र कह सकते हैं हम, वो यहाँ से कानकुब्ज नामक इन्होंने जो है एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था, या कहा जाए समाचार पत्र का प्रकाशन किया था कानकुब्ज नामक। साथ ही बात करते हैं कि इनको मध्य प्रदेश का प्रथम सीएम तो बनाया गया, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये शासन नहीं कर पाते हैं और इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, अच्छा देखा जाए तो इनका देहांत कब हो गया, 31 दिसंबर 1956 को देहांत हो गया। और उनके बाद में उस समय पर कार्यवाहक, देखिए याद रखिएगा कार्यवाहक सीएम बनाए गए थे, पूर्णकालिक सीएम नहीं बनाए गए थे। अच्छा, पूर्णकालिक बनाए जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे पूर्णकालिक नहीं बनाया गया इनको केवल जो है कार्यवाहक बनाया गया था। इसका एक कारण भी था क्योंकि उस समय पर कैलाशनाथ काटजू तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बहुत खास हुआ करते थे। तो नेक्स्ट सीएम फिर किसको बनाया जाएगा, श्री कैलाशनाथ काटजू जी को बनाया जाएगा। तो यहाँ भगवंत राय मंडलोई सेकंड नंबर पर तो बने थे, लेकिन पूर्णकालिक इनको नहीं बनाया गया था। कार्यवाहक के रूप में कुछ समय तक इन्होंने कार्य किया, उसके बाद में पूर्णकालिक कैलाशनाथ काटजू जी को बना दिया गया था। चलिए, तो यहाँ पर याद रखिए कैलाशनाथ काटजू जी के सीएम हो गए हैं मध्य प्रदेश के। पहले सीएम कौन थे हमारे, पंडित रविशंकर शुक्ल थे। पत्रिका कौन सी, कानकुब्ज थी, तरुण संघ की स्थापना की थी, और सीपीएन बरार के भी ये सीएम रह चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और जानते हैं। अगर हम बात करते हैं भगवंत राय मंडलोई 2 बार सीएम बनेंगे। अभी बताऊंगा मैं कि चौथे नंबर पर भी सीएम कौन बनने वाले हैं, भगवंत राय मंडलोई, जो कि तीसरी विधानसभा होगी। तो पहली विधानसभा में 3 सीएम हैं, पहले पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरे कौन है भगवंत राय मंडलोई, और तीसरे हैं कैलाशनाथ काटजू। अच्छा, कैलाशनाथ काटजू जो हैं ये बहुत नज़दीक हुआ करते थे उस समय पर जवाहरलाल नेहरू जी के। अब कैलाशनाथ काटजू जी वास्तव में यूपी से बिलोंग करते थे, और साथ ही यूपी के यदि देखा जाए तो उस समय पर इलाहाबाद, वर्तमान का प्रयागराज, इलाहाबाद की जो आपके म्युनिसिपल काउंसिल हुआ करती थी, उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश का इनको क्या बना दिया गया था, सीएम बना दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको सीएम कहाँ का बना दिया गया था, मध्य प्रदेश का बना दिया गया था कैलाशनाथ काटजू जी को। अब याद रखिएगा दूसरी विधानसभा होगी तो होने ये वाला है कि दूसरी विधानसभा का जो चुनाव होगा, यहाँ पे थर्ड बस लिखा है याद रखिएगा, तो सेकेंड, ये पहली वाली विधानसभा में भी रहे, फर्स्ट विधानसभा में भी, सेकेंड विधानसभा में भी चुनाव होंगे, और चुनाव में कांग्रेस विजय होगी, और यहाँ पर जो है कैलाशनाथ काटजू फिर से सीएम बनने वाले हैं। तो पहली विधानसभा में और दूसरी विधानसभा, मतलब पूरी विधानसभा जो दूसरी चलने वाली है उसमें सीएम कौन रहेंगे, तो कैलाशनाथ काटजू जो हैं वो यहाँ पर थर्ड नंबर पर सीएम रहेंगे। मतलब
दूसरी विधानसभा के भी रहेंगे। अब होता यह है कि तीसरी विधानसभा के चुनाव होते हैं, लेकिन कैलाश नाथ काटजू जब चुनाव में खड़े होते हैं तो ये मंदसौर से चुनाव में खड़े होते हैं और यहाँ पर ये हार जाते हैं। अच्छा, इसका इनके हारने का जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो ये कारण माना जाता है कि वास्तव में यूपी से बिलोंग करते थे, मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं थे। इस कारण से जनता ने बाद में इनको नकार दिया और कहा कि भाई हमारे जो क्षेत्र के व्यक्ति हैं उनको ही यहाँ पर जीतना चाहिए। तो यहाँ पर अब विधानसभा का चुनाव ही हार चुके हैं कैलाश नाथ काटजू जी, तो अब सीएम पद पर तो नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अब अगले सीएम किसको बनाया जाएगा वो याद रखिएगा, भगवंत राय मंडलोई जी को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पहले नंबर पर कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरे नंबर पर श्री भगवंत राय मंडलो, तीसरे नंबर पर कैलाश नाथ काटजू और फिर चौथे नंबर पर कौन आ जाएंगे, तो यहां पर श्री भगवंत राय मंडलोई आ जाएंगे। अब होता यह है कि इसी समय कांग्रेस के, याद रखिएगा, इसी समय 1963 में कांग्रेस के अध्यक्ष चेंज हो जाते हैं। उस समय पे अध्यक्ष हुए के कामराज, और के कामराज एक प्लान लेकर आएंगे। कौन सा? कामराज प्लान। कामराज प्लान लेकर आएंगे और यही जो कामराज प्लान था, याद रखिएगा, यही जो कामराज प्लान था, यही कामराज प्लान में इन्होंने ये लेकर आए कि जितने भी पुराने सीएम हैं उन सारे सीएमओ को अब इस्तीफा दे देना चाहिए और उनके स्थान पर नई नियुक्ति होनी चाहिए। अच्छा, इस समय पे इनका मानना था कि अगर कांग्रेस को हमें और ज़्यादा सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है, तो हमें त्याग करना होगा। पुराने जितने भी सीएम हैं उन सारे सीएमओ को इस्तीफा देना होगा और नए लोगों को यहां सीएम बनाना होगा। अब इसकी तरफ होता क्या है कि यहां पर भगवंत राय मंडलोई जी को फिर से अपना मुख्यमंत्री पद तीसरी विधानसभा में छोड़ना पड़ जाता है और अब यहां पर सीएम बन जाते हैं द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। अच्छा, द्वारिका प्रसाद जी नज़दीक हुआ करते थे उस समय पे इंदिरा गांधी जी के भी और जवाहरलाल नेहरू जी के भी नज़दीक थे ये, तो इस कारण से अगले सीएम कौन बन गए हैं यहाँ पर, याद रखिएगा, द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। अब इनसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जो पिछली बार भी पीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इनके समाचार पत्र से क्वेश्चन आया था, समाचार पत्र से एक क्वेश्चन आया था। इन्होंने समाचार पत्र कौन सा था? लोकमत नामक समाचार पत्र। इसके अलावा यदि हम बात करें, 2 पत्रिका का भी प्रकाशन किया था, 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है। एक है शारदा और दूसरी है सारथी। सारथी जो थी वो साप्ताहिक पत्रिका हुआ करती थी। इन दोनों पत्रिकाओं का प्रकाशन किसने किया था? श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने किया था। इसके साथ ही यदि बात की जाए, इनकी बुक भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है कृष्णायन, और ये जो कृष्णायन किताब है ये इन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी और इसी जो कृष्णायन किताब है इसका आलोचनात्मक टिप्पणी की थी यहाँ पे मदन मोहन मालवीय जी ने। इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, लेकिन थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ आप सभी को कि यहाँ पर जो कृष्णायन थी उसका आलोचनात्मक टिप्पणी जो किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने। इसके अलावा इनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है लिविंग इन एरा। ये किताब किसने लिखी, आत्मकथा किसकी है? तो याद रखिए, द्वारिका प्रसाद मिश्र जी की। और लिव इन एरा नामक जो इनकी आत्मकथा है, इसमें बहुत कुछ जानकारी हमें इंदिरा गांधी जी के शासनकाल के बारे में मिलती है। साथ ही द्वारिका प्रसाद मिश्र जी के बारे में बात करें तो इनको जो है मध्य प्रदेश की या भारत की राजनीति का चाणक्य भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, समाचार पत्र लोकमत है, पत्रिका शारदा और सारथी है, बुक है कृष्णायन, आत्मकथा है लिव इन एरा, और एक बहुत बड़ा शोध ग्रंथ है जिसमें बहुत सारे इतिहासकारों ने अपना योगदान दिया था जिसका नाम है प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया और रिसर्च ऑफ लंका। ये किताब में भी इनका लेखन कार्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, साथ ही विद्यार्थियों याद रखिएगा कि ये जिस समय पे भारत स्वाधीन नहीं हुआ था तो 1932 में जबलपुर में नगर निगम चुनाव हुए और उसमें जो है ये अध्यक्ष बनकर आए थे और दोबारा से 1936 में चुनाव होता है, दोनों बार में ये नगर निगम के अध्यक्ष बनकर आते हैं। और इवन 1936 का चुनाव तो इन्होंने जेल में रहते हुए जीता था, तो 1936 में ये जेल में थे और जेल में रहते हुए इन्होंने यह चुनाव जीता था। स्वाधीनता आंदोलन में कई बार जेल की यात्रा की थी इन्होंने, गांधीवादी आंदोलन से जुड़े रहे और जबलपुर से इन्होंने चाहे सविनय विज्ञा हो, साथ ही देखा जाए भारत छोड़ो आंदोलन हो, व्यक्तिगत सत्याग्रह हो, साथ ही देखा जाए तो असहयोग आंदोलन, जितने भी आंदोलन थे सभी आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। अब
हमने देखा कि दूसरे नंबर आपका तीसरी विधानसभा के पहले सीएम बन गए भगवंत राय मंडलोई, ऐसे ऐसे क्रम पे चौथी बार फिर से बन गए हैं। इसके बाद देखते हैं कि तीसरी विधानसभा में फिर से कौन दूसरे नंबर पर कौन बन गए हैं यहाँ पे, द्वारिका प्रसाद मिश्र। क्यों बने हैं, बताया था कामराज प्लान। कामराज प्लान ने कहा कि भैया जितने भी पुराने सीएम है पद छोड़ दीजिए, नए सीएमओ को यहाँ पर उतरने दीजिए, कांग्रेस को सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और अगली विधानसभा की बात कर लेते हैं कि अब नेक्स्ट जो विधानसभा आने वाली है, नेक्स्ट विधानसभा के यहाँ पर सीएम कौन रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट विधानसभा की बात करते हैं कि चौथी जो विधानसभा थी इसमें भी जो है द्वारिका प्रसाद में से चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीत करके नेक्स्ट चौथी विधानसभा में यहाँ पर सीएम बन जाएंगे। लेकिन सीएम तो बन गए भैया चौथी विधानसभा में, और उसी टाइम पे इनका थोड़ा सा एक विवाद हो गया किससे, यहाँ पर विजय राजे सिंधिया जी से। अच्छा हुआ ये करता था कि उस समय पर राज परिवारों को राज भत्ता दिया जाता था, जिसको आपका प्रिंसली स्टेट को दिया जाने वाला भत्ता कहा जाता था, वो उस समय दिया जाता था राज परिवारों को। उसको देने के लिए कहीं ना कहीं खड़े हो गए थे कौन, ना देने के लिए खड़े हो गए थे कौन, द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। अच्छा, इन्होंने उस टाइम पे बहुत सारी कुछ टिप्पणियां भी कर दी थी और राज परिवारों को लेकर के, तो राजमाता विजयराजे सिंधिया से इनका एक विवाद हो गया। इस विवाद के बाद हुआ ये कि सारे विधायकों को अपने पक्ष में कर लिया विजयराजे सिंधिया जी ने, और उन्होंने अब अगला सीएम यहाँ पर किसको बना देंगी, यहाँ पर श्री गोविंद नारायण जी को बना देंगी। अच्छा, गोविंद नारायण जी यहाँ सीएम बन चुके हैं, और यहाँ पर याद रखिएगा जो चौथी विधानसभा है उसमें ही हम देख रहे हैं दूसरे बन गए हैं। ठीक है, दूसरे सीएम। होता ये कुछ दिनों तक भैया ये शासन करते हैं, बढ़िया मुख्यमंत्री पद पर रहते हैं, और मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ही जो है ये इस बाद में इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, इस्तीफा देने का एक कारण था कि इन पर एक आरोप लग गया था, इस कारण से इनको बाद में त्यागपत्र देना पड़ गया था, त्यागपत्र दे दिया था। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इनसे यहाँ पर ये है कि बनारस विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखिए गोविंद नारायण जी से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बाद में त्यागपत्र दे दिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट सीएम जो है कौन बन जाएंगे, राजा नरेंद्र चंद्र सिंह। अच्छा, इनसे बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मध्य प्रदेश के पहले फर्स्ट आदिवासी सीएम कौन रहे हैं, तो यही रहे हैं। याद रखिएगा, अच्छे से याद रखना कि पहले आदिवासी सीएम रहे। और भैया एक और, सबसे कम कार्यकाल कितने दिन का, मात्र 13 दिन का, 13 डेज का इनका जो है कार्यकाल था। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा कि ये पहले इनकी एक रियासत हुआ करती थी, सारंगगढ़। रियासत हुआ करती, जिसके राजा हुआ करते थे। और जिस समय पे भारत में सारी रियासतें विलय कर रही थी, इन्होंने भी ट्रीटी ऑफ एक्सेशन पर साइन किया, यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद ये जो है यहाँ पर सीएम बन गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, इनकी रियासत को भारतीय संघ में मिला लिया गया और बाद में ये सीएम भी बने। पहले आदिवासी सीएम है, सबसे कम कार्यकाल है। कौन सी रियासत के राजा रहे हैं पहले, तो सारंगगढ़ की रियासत के राजा रहे हैं। अगले सीएम बनते हैं इसी विधानसभा में, 13 दिन के बाद ये भी इस्तीफा देते हैं, इनके बाद इनको चेंज कर दिया जाता है। अगले आ जाते हैं श्यामाचरण शुक्ल। अब श्यामाचरण शुक्ल इस समय पर सीएम तो बन गए, श्यामाचरण शुक्ल जो है सीएम तो बन गए, लेकिन ज़्यादा दिन तक सीएम नहीं रह पाएंगे। अच्छा, इनसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आगे जाकर मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो सीएम है देखा जाए तो अभी चौथी विधानसभा, पांचवी विधानसभा फिर से बन जाएंगे ये सीएम, लेकिन इसका थोड़ा सा सिनेरियो में समझाऊंगा आगे जाकर के। अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर समझ लेते हैं कि इनके समय पर पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। साथ ही बात करते हैं श्यामाचरण शुक्ल जी जो है, इन्होंने एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र ये इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसका नाम था बेटा महाकौशल नामक इन्होंने लागू किया था। ठीक है, और पहला राष्ट्रपति शासन भी इनके समय पर ही लगने वाला है, पहला राष्ट्रपति शासन भी इनके समय पर लगेगा। अच्छा, अभी पूरा सिनेरियो समझाऊंगा कैसे लगा था, क्या चीज़ें थी। अब होता यह है कि श्यामाचरण शुक्ल जी जो हैं इनको बाद में हटा दिया जाता सीएम पद से। कारण ये था
कि उसी समय पर होता है कि इंदिरा गांधी जी के एक खास व्यक्ति इनके पास आते हैं और कहते हैं कि हमारा ये महत्वपूर्ण कार्य है, ये आप करवा दीजिए, और ये शायद काम करने से मना कर देते हैं या आनाकानी करने लगते हैं, और ये जो इंदिरा जी के खास होते हैं वो इंदिरा जी को यहाँ पर अब इनकी शिकायत कर देते हैं। अब इनकी शिकायत पहुंच गई इंदिरा गांधी जी के पास में, तो इंदिरा गांधी जी क्या करती हैं, इनको हटा देती हैं और अगले जो सीएम है वो किसको बना देती हैं, प्रकाश चंद्र सेठी जी को बना देती हैं। तो प्रकाश चंद्र सेठी चौथी विधानसभा में भी रहेंगे और पांचवी विधानसभा में कुछ समय तक रहेंगे। उसके बाद फिर से कौन बन जाएंगे, श्यामाचरण शुक्ल। याद रखना, पांचवी में रहेंगे, फिर देखा जाए पांचवी में ये भी आ जाएंगे, चौथी में ये रहे, पांचवी में कौन आ गया आपका श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी आ गए और फिर से श्यामाचरण शुक्ल आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो इनसे लेकर याद रखनी है हमको कि एक सबसे इंपॉर्टेंट कि मध्य प्रदेश के एकमात्र सीएम रहे हैं जो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के गवर्नर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, ये गवर्नर रहे हैं। कहाँ के, एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के गवर्नर रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनका, ठीक है। साथ साथ में हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी यहाँ कवर करते जा रहे हैं और कहानी भी आपको सभी को समझाता जा रहा हूँ किस प्रकार कौन से सीएम चेंज होने वाले हैं। अब आती है पांचवी विधानसभा। पांचवी विधानसभा में प्रकाश चंद्र सेठी तो रहते हैं और उसी समय पर होता यह है कि आपको पता होगा शायद कि कुछ समय पर ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी जी मुख्य प्रधानमंत्री तो थी, लेकिन सरकार के बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन जो हैं संजय गांधी जी के द्वारा लिए जाने लग गए थे। और उसी समय पर जैसे ही संजय गांधी जी जब डिसीजन लेते थे, और उस समय संजय गांधी जी खास हो गए श्यामाचरण शुक्ल जी। अब श्यामाचरण शुक्ल उनके बहुत खास हो गए हैं, तो होगा ये कि चौथी विधानसभा में कौन बन गए थे, आपके प्रकाश चंद्र सेठी। पांचवी में भी कौन रहेंगे, प्रकाश चंद्र सेठी। लेकिन पांचवी का पूरा कार्यकाल नहीं कर पाते हैं और इनको इस्तीफा देना पड़ जाता है। ये इस्तीफा देते हैं, उसके बाद में कौन बन जाते हैं, यहाँ पे अगले मुख्यमंत्री कौन बन जाएंगे, श्री श्यामाचरण शुक्ल देते हैं। इस्तीफा ना देकर के एक्चुअली सीएम ही चेंज कर दिए गए थे, इनको हटा दिया गया और श्यामाचरण शुक्ल जी को फिर से यहाँ पर सीएम बना दिया गया था, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि चौथी विधानसभा में भी थे, पांचवी में भी, और आगे जाकर देखेंगे आठवीं में फिर से एक बार सीएम बनने वाले हैं ये, ठीक। अच्छा, इसी समय पर होता है 1977 का जो दौर आया, इस समय पे मध्य प्रदेश में फर्स्ट राष्ट्रपति शासन लगा। अब इसका कारण क्या था, इसको समझते हैं थोड़ा सा। अब होता यह है कि आप सभी को पता है इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी के बाद जब आम चुनाव हुए तो इसमें जनता दल की सरकार बन गई। जनता दल की सरकार बनने के बाद में इन्होंने देखा कि जब जनता दल की सरकार बहुमत से जीत रही है और साथ ही बाकी देखा जाए तो जितने भी पार्टियां हैं उनका भी गठबंधन करके इन्होंने सरकार तो बना ली थी। अब इनको लग रहा था कि अगर हम कई राज्यों में चुनाव करवा दें तो वहाँ भी जनता दल की सरकार बन जाएगी, और बिल्कुल सही भी थे। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, ठीक है। जनता दल ने क्या किया, राष्ट्रपति शासन लगाया तो विधानसभा भंग हो गई। उसके बाद कुछ समय बाद ही अब आम चुनाव करवाए गए। जैसे आम चुनाव होंगे, अर्थात कहा जाए कि छठवीं विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो यहां पर फिर मध्य प्रदेश में जनता दल की सरकार आ गई। तो याद रखना, जनता दल की सरकार कब बनी मध्य प्रदेश में, तो 1977 में जनता दल की बनी। और ये जो जनता दल की सरकार बनी, इसके पहले सीएम बनाए गए थे श्री कैलाश जोशी जी, ठीक है। तो श्री कैलाश जोशी जो है पहले सीएम बनाए गए थे जनता दल के। अब इनसे एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन रहे। तो मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी सीएम बनने वाले हैं श्री कैलाश जोशी जी। तो कैलाश जोशी जो हैं वो पहले सीएम रहे। एक और महत्वपूर्ण बात भैया, कैलाश जोशी जी जो हैं ये विपक्ष के नेता भी रहे हैं, विपक्ष के नेता या कह सकते हैं नेता प्रतिपक्ष रहे, और बाद में जो है सीएम भी बने और पहले फर्स्ट गैर कांग्रेसी सीएम बने थे, ठीक है। इसके बाद फिर जो है होता यह है कि अब गठबंधन की सरकार तो बनी थी। गठबंधन की सरकार बनने के बाद होता यह है कि भाई दूसरी पार्टियों का प्रेशर भी इन पर आने लग गया। सभी पार्टी के लोग अपने काम करवाने के लिए इनसे बोलने लग गए, और हुआ ये कि इनका लास्ट में देखा जाए बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब रहने लग गया। अब स्वास्थ्य खराब रहने लग गया तो इन्होंने कहा कि भैया अब मैं सीएम पद नहीं संभाल सकता हूँ, मेरा स्वास्थ्य खराब नहीं लगता। अच्छा, कुछ लोग का ये भी मानना है कि ये जो है तंग आ चुके थे कि सभी पार्टियों के काम सुनना, सभी लोगों की बात सुनने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था इनको समय समय पर। तो इन्होंने जानबूझ के कहा कि भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मैं अब मुख्यमंत्री पद छोड़ रहा हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद ये मध्य प्रदेश की विधानसभा में मंत्री पद पर रहे हैं, ठीक है, मंत्री पद पर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का इन्होंने पद त्याग दिया। अब इन्होंने त्याग दिया तो अब अगले सीएम जो बनाए जाएंगे वो वीरेंद्र कुमार सकलेचा बनाए जाएंगे, वीरेंद्र कुमार सकलेचा बनाए जाएंगे, ठीक है। मतलब छठवीं विधानसभा में जनता दल की ही सरकार चल रही है और यहां दूसरे सीएम बन गए हैं, ठीक है, याद रखना।
इसी विधानसभा में दूसरे सीएम आ गए, कौन? वीरेंद्र सकलेचा जी। अब इनसे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये मध्य प्रदेश की विधानसभा के एकमात्र व्यक्ति ऐसे हैं जो सीएम भी रहे हैं, मतलब कि मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और विपक्ष के नेता भी रहे हैं, विपक्ष के नेता भी रहे हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के कौन से सीएम हैं जिन्होंने सीएम पद पर भी रहते हुए काम किया है, उप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए काम किया है, और साथ ही विपक्ष के नेता के रूप में भी काम किया है। तो वो एकमात्र हैं वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी। अब होता यह है कि वीरेंद्र कुमार सकलेचा जो थे, इनको देखा जाए सीएम तो बना दिया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद ही, मतलब 2-3 साल इन्होंने शासन किया, उसके बाद इन पर एक भ्रष्टाचार का आरोप लग गया। अब भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो सभी से प्रेशराइज होने लगा कि अब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, और वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी ने यही किया। इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और अगला सीएम जो है जनता दल की पार्टी ने ही किसको बना दिया? पंडित सुंदरलाल पटवा जी को बना दिया। ठीक है, अब पंडित सुंदरलाल पटवा जो है यहाँ पर सीएम बन चुके हैं, जनता दल के ही हैं, 6वीं विधानसभा ही अभी तक चल रही है, और यहाँ पर सुंदरलाल पटवा जी जो है तीसरे सीएम यहाँ पर बन चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सुंदरलाल पटवा जी से यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं कि देखा जाए तो भैया ये थोड़ा सा संत प्रवृत्ति के थे, और मध्य प्रदेश में गुंडाराज, मध्य प्रदेश में गुंडाराज समाप्त करने में किसी का नाम आता है तो सुंदरलाल पटवा जी का ही आता है। ठीक है, और साथ ही इनके समय पर भोपाल की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा सुधर गई थी, वहाँ गुंडाराज बहुत ज़्यादा देखने मिलता था, वो सब समाप्त कर दिया गया था। साथ ही अतिक्रमण भी इस समय पर समाप्त कर दिया गया, इन्हीं के एक मंत्री हुए। ठीक है, याद रखिएगा, श्री सुंदरलाल पटवा जी जब सीएम बनते हैं, ठीक है, तो उन समय पर इनके क्या नाम था? मोतीलाल बोरा। ठीक है, नहीं मोतीलाल बोरा नहीं, हाँ, बाबूलाल गौर जी। तो बाबूलाल गौर जी जो है वो इनके मंत्री पद पर हुआ करते थे, जो आगे जाके सीएम भी बनेंगे। तो बाबूलाल गौर जी यहाँ पर प्रमुख मंत्री हुआ करते थे, जिनको बुलडोजर मंत्री भी कहा जाता है। उन्होंने क्या किया? भोपाल की लेक के आजू बाजू जितने भी यहाँ पर अतिक्रमण करके बैठे हुए थे, तो उस अतिक्रमण को खाली कराने में बाबूलाल गौर जी का नाम जाना जाता है, जिनको बुलडोजर मंत्री कहा जाता है। तो सुंदरलाल पटवा जी के ही मंत्री परिषद में हुआ करते थे। ठीक है, साथ ही ये भी विपक्ष के नेता रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं। विपक्ष के नेता रहे हैं। साथ ही यदि हम बात करते हैं विपक्ष के नेता होने के बाद, इन्होंने देखा जाए एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो वर्तमान अभी सीएम है हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, शिवराज सिंह चौहान, इनके जो है ये राजनीतिक गुरु हैं। शिवराज सिंह चौहान जी जो है इनके राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं? तो याद रखिएगा, सुंदरलाल पटवा जी जो हैं इनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगली बात करते हैं कि भैया अब हुआ ये कि 1980 का दौर शुरू हो चुका है। मतलब देखा जाए तो जब पहले जनता दल सरकार बनाई, जनता दल के बाद अब अगली सरकार फिर से जो है देखा जाए कांग्रेस की बन जाएगी 1980 में। ठीक है, पुनः से जब 1980 में कांग्रेस की सरकार बनी, तो अब जो जनता दल ने किया था सेम चीज़ कौन करने वाले हैं? कांग्रेस करने वाली है। जनता दल ने क्या कहा? तो सोचा कि भाई अब आम चुनाव करवा लेते हैं, आम चुनाव करवा करके देखा जाए तो फिर से जो है जनता दल की सरकार बन सकती है। ऐसी कांग्रेस ने सोचा कि अब पुनः से अगर चुनाव करवा लिए जाएं तो फिर से यहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। और वही हुआ कि कांग्रेस ने जैसे ही यहाँ पर इमरजेंसी फिर से लगा दी, और सेकेंड इमरजेंसी जो है किसके समय पर लगाई गई? सुंदरलाल पटवा जी के समय पर। अच्छा, अब याद रखना, पहली इमरजेंसी मध्य प्रदेश में जो पहली इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, वो राष्ट्रपति शासन जो है वो पहला लगा था किसके समय पर? तो याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल जी के समय। अब जो दूसरा लगने वाला है वो किसके समय पे? तो श्री सुंदरलाल पटवा जी के समय। ठीक, और तीसरा भी किसके समय पे लगेगा? इनके समय पे ही लगेगा। तो इनके समय पे 2 राष्ट्रपति शासन लगे, पहले सीएम रहेंगे, बाद में फिर सीएम बनेंगे जब, तो फिर से लगेगा इनके समय पे 1992 में। तो सेकेंड वाला जो राष्ट्रपति शासन था 1980 वाला, वो इनके समय पर लगेगा, और तीसरा वाला जो थर्ड वाला राष्ट्रपति शासन है 1992 वाला, वो भी इनके समय पर लगेगा राष्ट्रपति शासन। 2 राष्ट्रपति शासन लगे इनके समय। नेक्स्ट अब कांग्रेस यहां पर फिर से चुनाव जीत जाती है, और अगले सीएम बन जाएंगे अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी बन गए 7वीं विधानसभा के, और 8वीं विधानसभा में ये चुनाव जीतेंगे और सीएम बनेंगे। अब इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। अब अर्जुन सिंह की बात कर लेते हैं। तो भैया सबसे पहली बात, अर्जुन सिंह जो हैं ये जो है इनका यदि देखा जाए तो चोरहट वाले क्षेत्र से थे।
चुरहट क्षेत्र से थे। अच्छा, अभी तक यदि सबसे ईमानदार सीएमओ से किसी का नाम लिया जाता है मध्य प्रदेश में तो वो अर्जुन सिंह जी हैं। अच्छा, इसका एक कारण भी है। हुआ ये कि अर्जुन सिंह के पिता पर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा। उसी समय ये कांग्रेस से टिकट भी मांग रहे थे और एक आम सभा में जब मंच पे अर्जुन सिंह के पिताजी भी थे और साथ में वहाँ मंच पर भाषण देने पहुँचे जवाहरलाल नेहरू जी, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इनके पिताजी की वहाँ पर एक प्रकार से कहा कि ये ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्तियों को हम कभी भी टिकट नहीं देते हैं, ऐसा कुछ कह के उन्होंने एक वाक्यांश कह दिया। इसके बाद इनके पिताजी जेल भी गए भ्रष्टाचार के आरोप में, सारी चीज़ें हुई। और होता यही है कि जब इनको पता था कि अब इनके पिताजी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और जेल भी गए थे, तो अब इनको अपनी छवि सुधारनी थी। इन्होंने कसम खाई कि अब मैं ईमानदारी से जो है देश की जनता या प्रदेश की जनता की यहाँ पे सेवा करने वाला हूँ। तो इन्होंने कहा जाता है कि सबसे अच्छा ईमानदारी से जो काम किया है वो किसने किया? अर्जुन सिंह जी ने कहा किया है। तो अर्जुन सिंह जी इस बात के लिए आज भी जाने जाते हैं। ठीक, साथ ही बात करते हैं तो इन्हीं के समय पर भोपाल त्रासदी हुआ था। भोपाल त्रासदी, ठीक है, 1982 में। इसके साथ ही यदि बात करते हैं कि इन्हीं के शासनकाल में फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था। साथ ही यदि बात करते हैं कि अब फिर से जब 8वीं विधानसभा का चुनाव होंगे तो 8वीं विधानसभा के चुनाव में यहां पर जो है अब अर्जुन सिंह ही सामने आएंगे। लेकिन इस समय पर थोड़ा सा राजनीतिक स्थितियां बदल चुकी थी। अब होता 8वीं विधानसभा में चुनाव तो जीत चुके हैं, लेकिन उसी समय पर पंजाब की स्थिति बिगड़ रही थी। तो चुनाव जीतने के बाद अर्जुन सिंह जी को फोन आता है कि राजीव गांधी जी का, बोलते हैं आपको जो है पंजाब का गवर्नर बनाकर या राज्यपाल बनाकर के भेजा जा रहा है, तो आपको कहाँ जाना है? अब पंजाब जाना है। तो पंजाब जाकर के आपको वहाँ की स्थिति सुधारनी है। तो इनको गवर्नर बना के कहाँ भेजा गया? पंजाब का। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शपथ तो मध्य प्रदेश में लूंगा, लेकिन भले एक दिन का सीएम रहूंगा, फिर मैं इस्तीफा देकर चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, होता यह था उस समय पर राजनीतिक स्थिति ऐसी चल रही थी कि अर्जुन सिंह जी और देखा जाए तो रीवा के प्रमुख नेता थे उस समय पर, इनके मध्य थोड़ा सा मतभेद चला करते थे। ठीक है, देखा जाए तो इनके मध्य थोड़ा सा दादा कहा जाता है। ठीक है, तो इनके मध्य में दोनों थोड़ा सा यहाँ पर क्या चल रहे थे? मतभेद चल रहे थे। इस कारण से इन्होंने कहा कि नहीं, अब सीएम तो मैं ही बनूंगा, एक दिन का भले बनकर जाऊं, फिर जिस व्यक्ति को मैं बोलूंगा उसको आपको सीएम बनाना पड़ेगा। बिल्कुल यही हुआ। ये क्या करते हैं? एक दिन के लिए शपथ लेते हैं। मतलब याद रखिएगा कि केवल वन डे के लिए मध्य प्रदेश में कौन सीएम बने हैं? एक दिन के सीएम कौन बने थे? तो अर्जुन सिंह जी बने थे। याद रखना, एक दिन के सीएम। और याद रखें सबसे कम कार्यकाल किसका है? सबसे कम कार्यकाल की हमने बात की थी नरेंद्र चंद्र जी की। तो नरेंद्र चंद्र जी केवल कितने दिन के लिए थे? 13 दिन के लिए। और एक दिन के सीएम कौन बनेंगे? अर्जुन सिंह बनने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, दादा यानी कि श्रीनिवास तिवारी जी उनके बीच टक्कर चला करती थी थोड़ा सा। उनको दिखाने के लिए ये एक दिन के सीएम बने थे कि हाँ सरकार मैंने बनाई है और सीएम मैं ही बना, और जिस व्यक्ति को मैंने बोला वही सीएम बना है मध्य प्रदेश का। और अब होता यह है कि ये अब सीएम अगले व्यक्ति को बनाकर जाते हैं, श्री मोतीलाल बोहरा जी को। मोतीलाल बोहरा जी प्रारंभ में जो है बहुत ज़्यादा खास हुआ करते थे अर्जुन सिंह के बहुत खास हुआ करते थे मोतीलाल बोहरा जी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा मोतीलाल बोहरा बहुत खास है। और साथ ही इनसे एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि दुर्ग का आयुर्वेदिक जो विश्वविद्यालय उसकी स्थापना की थी। अर्जुन सिंह जी ने इनको शपथ दिलवाई कि ठीक है आप शपथ लीजिए या कसम खाइए कि जब तक मैं लौट के नहीं आऊँगा तब तक आप सीएम रहेंगे, और मेरे लौट के आने पर आप सीएम पद छोड़ देंगे और अगला सीएम मैं बनूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है मोतीलाल बोहरा मान भी जाते, कहते ठीक है जैसा आप बोलेंगे वैसा वैसा आप करने तैयार है। शुरुआत में ऐसा हो रहा था कि मोतीलाल बोहरा इनसे वास्तव में गुजारिश कर रहे थे कि आपकी जो मंत्रिपरिषद बनेगा तो प्लीज़ मंत्रिपरिषद में एक आध मंत्री पद मुझे दे दीजिएगा। लेकिन उनको पता ही नहीं था कि अर्जुन सिंह जी सोच रहे हैं कि मोतीलाल बोहरा जी को सीएम बनाया जाएगा। जैसे अर्जुन सिंह ने बोला कि नहीं हमने तो आपको सीएम बनाने के लिए बुलाया है, हमने आपको मंत्री पद देने के लिए। एक्चुअली होता यही है कि चुनाव जीतते हैं, सीएम पद की शपथ लेते हैं और उसी दिन को मिलने बुलवाते हैं। मोतीलाल बोहरा जी पहुंचते हैं और जाके कहते हैं कि आदरणीय आपकी किसी या मंत्रिपरिषद में मुझे एक पद मिल जाता। उन्होंने कहा कि हम मंत्री पद देने नहीं बुलाया आपको, मैंने तो आपको सीएम बनने बुलाया है। ठीक है, ये खुद आश्चर्य थे, अच्छा सीएम बनाने बुलाया है। अच्छा, तो मोतीलाल बोहरा जी सीएम बन जाते, शपथ लेते कि ठीक है जब आप आएंगे तो मैं पद छोड़ दूंगा। लेकिन होता यह है कि अब जैसे पद पे आते हैं उस समय पर अब
माधवराव सिंधिया जैसी इनकी दोस्ती अच्छी खासी बढ़ जाती है और अब इनका सीएम पद छोड़ने का मन भी नहीं करता है। तो फिर से देखा जाए तो ये सीएम पद पर रहते हैं, लेकिन होता यही है कि जब 8वीं विधानसभा चल रही होती है तो लास्ट में फिर से जो है कुछ दिनों के लिए इनको फिर से अर्जुन सिंह को बनाया जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार बनानी थी। अब अर्जुन सिंह फिर से सीएम बनेंगे तो सीएम तो बन जाएंगे, लेकिन होता यह है कि इनके बेटे पर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। एक चुरहट चिटफंड कांड हुआ था, उसमें उनके बेटे राहुल सिंह जी का नाम आ गया था। इस कारण से इन्होंने क्या किया, सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। अगले फिर सीएम कौन बन जाएंगे, तो यहां पर याद रखिएगा श्री श्यामा चरण शुक्ल फिर से सीएम बन चुके हैं, मैंने बताया था। 8वीं विधानसभा में फिर से सीएम बनेंगे। ठीक है, 8वीं विधानसभा में सीएम रहे, उसके बाद 9वीं विधानसभा के चुनाव होंगे और 9वीं विधानसभा में अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेंगी और यहाँ पर सुंदरलाल पटवा जी जो है फिर से सीएम बनेंगे। सुंदर पटवा जी महत्वपूर्ण हम बात फैक्ट देख चुके थे कि विपक्ष के नेता भी बने थे, साथ ही देखा जाए तो ये जो है शिवराज सिंह चौहान जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। अब फिर जब 10वीं विधानसभा आएगी तो 10वीं विधानसभा और 11वीं विधानसभा दोनों में सीएम रहने वाले हैं दिग्विजय सिंह जी। ठीक है, दिग्विजय सिंह यहाँ पर क्या रहेंगे, सीएम रहे थे। इसके अलावा इन पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दिग्विजय सिंह जी का कि सॉरी मोतीलाल बोहरा जी से है, बताना भूल गया मैं। मोतीलाल बोहरा जी का एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि ये राज्यपाल भी रहे हैं, राज्यपाल भी बने थे यूपी के। ठीक है, यूपी के ये राज्यपाल भी रहे थे। अच्छा, मैं राज्यपाल बताना भूल गया हूँ। ठीक है, एक मिनट फिर से बता देता हूँ। कैलाशनाथ काटजू जो हैं, कैलाशनाथ काटजू थे यूपी से, ये भी 2 जगह के राज्यपाल रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं 2 जगह के। एक रहे हैं पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के, और दूसरा जो है ये उड़ीसा के, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के ये राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय सिंह रहेंगे, दिग्विजय सिंह दो पंचवर्षीय शासन करते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करते हैं फिर अगला फिर जो 12वीं विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें चुनाव जीत कर आने वाली हैं सुश्री उमा भारती जी। उमा भारती जो है यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती है, जिसमें उमा भारती यहाँ सीएम बनने वाली हैं। और इनसे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि इनकी जो गुरु हैं, गुरु वो है राजमाता विजय राजे सिंधिया। विजया राजे सिंधिया इनकी गुरु हैं, विजयराज सिंधिया इनकी गुरु हैं। ठीक है, साथ ही देखा जाए तो ये अभी वर्तमान पे कुछ समय पहले तक ही जो है गंगा नदी पर एक मंत्रालय बनाया गया था, उसकी भी मंत्री रही हैं। ठीक है, साथ ही बहुत सारे मंत्री पदों पर भी इन्होंने कार्य किया है। इसके बाद इन पर एक देखा जाए तो इनको इस्तीफा देकर जाना पड़ जाता है। इसका कारण ये था कि 1994 में एक हुबली दंगा हुआ था, हुबली दंगा हुआ था और हुबली दंगे में इनका नाम भी आ गया था और इनको जो है आरोपी माना जा रहा था वहाँ पे। उसके लिए कोर्ट ने इन पर एक नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया। अब इन पर वारंट जारी हो गया तो इनको क्या करना पड़ेगा, अपना पद छोड़ करके जाना होगा। अब सबसे सीधे साधे व्यक्ति को ये ढूंढ कर लाते हैं बाबूलाल गौर जी। बाबूलाल गौर जी जो है बहुत देखा जाए एक प्रकार से गुंडाराज समाप्त करने सारी चीज़ों में नाम तो जाना जाता है, लेकिन बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, भगवान को बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा ही भगवान को मानते थे। तो अब होता यह है कि सुश्री उमा भारती जी सोचती हैं कि अब नेक्स्ट सीएम बना के जाना है, किसको बनाकर जाए, तो वो देखती हैं कि बाबूलाल गौर जी को बनाया जा सकता है। इन्होंने क्या किया, बाबूलाल गौर जी को सीएम बना दिया। ठीक है, और स्वयं कहाँ चली गई, तो देखा जाए तो उमा भारती जी कहाँ चली जाती हैं, अपना केस लड़ने चली जाती है। अब कस्में दिलवा के जाती बाबूलाल गौर जी को, आप जब तक पद पर रहेंगे, मतलब जब मैं लौट कर आऊंगी वापस, तो आप जो है पद यहाँ पर त्याग देंगे और अगली सीएम जो है मैं फिर से बनूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, बिल्कुल, आप जब आओगी मैं भगवान की सौगंध दिखाता हूँ कि जब आप आओगी तो मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा, मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन होता यह है कि अब बीजेपी का एक नया एजेंडा आता है कि हाँ, अब जो बुजुर्ग लोग हैं या सीनियर लोग हैं इनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए और युवा चेहरों को अब यहाँ पर सामने लाना चाहिए और नए सीएम बनाया चाहिए। ठीक है, और उसी समय पर नाम नॉमिनेट किया जाता है यहाँ पर, किसका याद रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान जी का। अब शिवराज सिंह चौहान जी का नाम तो नॉमिनेट कर दिया गया, लेकिन जैसे ही जानकारी मिलती है उमा भारती जी को, वो बाबूलाल गौर जी से मिलने आती हैं, बोलती हैं कि आप इस्तीफा मत दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, आपने तो बोले नहीं था कि इस्तीफा नहीं देना, आपने तो कसम दिलाई थी कि इस्तीफा मत देना, इस्तीफा दे देना, सॉरी, इन्होंने कहा कि कसम ये नहीं दिलाई थी आपने कि इस्तीफा मत देना, आपने दिलवाई थी कि इस्तीफा दे देना। अब मुझसे पार्टी कह रही है कि इस्तीफा देना है तो मैं बिल्कुल उनकी बात मानूंगा और मैं इस्तीफा दूंगा। और उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद में नेक्स्ट सीएम यहाँ पर कौन बन जाएंगे, शिवराज सिंह चौहान जी बनने वाले हैं। अब याद रखिएगा, अब बाबूलाल गौर जी का यहाँ पर 2 जगह पर बहुत ज़्यादा नाम है। एक तो बुलडोजर मंत्री कहा जाता है, बुलडोजर मंत्री कहा जाता है इनको।
साथ ही ये विपक्ष के नेता भी रहे हैं, विपक्ष के नेता भी रहे हैं। और साथ ही देखा जाए तो लगातार 9 बार ये विधायक रहे हैं, 9 बार लगातार विधायक रहे हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि गोवा मुक्ति आंदोलन, गोवा मुक्ति आंदोलन में जो है इनका यहाँ पर प्रमुख नाम है, इन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लिया था। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट है, 9 बार विधायक थे, बुलडोजर मंत्री कहा जाता है, विपक्ष के नेता भी रहे, और गोवा मुक्ति वाला फैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट सीएम कौन बन गए हैं भैया? शिवराज सिंह चौहान जी। अच्छा, इनके कुछ टाइटल है, जैसे कि देखा जाए पाँव पाँव भैया कहा जाता है, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? पाँव पाँव भैया कहा जाता है। बीच में इनको मिस्टर क्लीन की उपाधि भी दी गई, लेकिन जब व्यापम घोटाले पर इनका नाम उछलने लग गया, सामने आने लग गया, कुछ लोगों ने आरोप लगाए इन पर बार बार कि इनका व्यापम घोटाले में नाम था या फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें हुई इस टाइम पे, तो मिस्टर क्लीन का जो इनको टाइटल दिया गया था वो टाइटल इनसे वापस ले लिया गया था, तो याद रखिएगा। साथ ही एक अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 2011-12 में इनको एक अवार्ड दिया गया था, वो अवार्ड था आपका कृषि कर्मण पुरस्कार, कृषि कर्मण पुरस्कार जो है इनको दिया गया था 2011-12 में, ठीक है। अब अभी सीएम घोषित हुए नहीं हमारे यहाँ पर, देखिए आजकल में हो सकता है हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश के सीएम नए घोषित हो जाएंगे, हो सकता है शिवराज सिंह चौहान जी भी सीएम हो सकते हैं, या जो केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश में विधानसभा में चुनाव लड़वाया गया उनमें से भी कोई हो सकता है। तो अभी भी यहाँ पर बात की जा रही है कि सीएम अगला कौन हो सकता है अभी वाली विधानसभा में। अब बीच में देखे हम कि 15वीं विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें कमलनाथ जी की सरकार बनती है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक सरकार नहीं चला पाते हैं, साल 1.5 साल के अंदर ही इनकी सरकार गिर जाती है। और इनसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि भैया इनको भी एक अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है? एशियाई बिजनेस लीडरशिप फोरम अवार्ड, ठीक है। कब दिया गया था? ये सन 2012 में दिया गया। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भैया ये प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर रहे हैं कहां पर? लोकसभा 2014 जब मोदी जी की सरकार बनी उस समय पर जो है प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? तो यहां पर आपके कमलनाथ जी बने थे, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ ही देखा जाए, अब हमने पूरा डाटा लिखकर समझा, फटाफट एक बार इसको रिवाइज करते पीपीटी। ये पीपीटी आपको जो है वो मिल जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पर, आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लें उसे, और वहां पर हमारी सारी पीडीएफ आपको मिल जाया करेंगी। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनकी सारी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप टेलीग्राम चैनल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं, रविशंकर शुक्ल पहले बनने वाले हैं जो कि सीपीएन बरार के रहे हैं। साथ ही देखा जाए उन्होंने गांधीवादी आंदोलन में, असहयोग आंदोलन, जितने भी आंदोलन थे सारे आंदोलनों में भाग लिया था। स्वराज पार्टी से भी 1923 में ये चुनाव जीत कर आए थे। एक समाचार पत्र हमने इनके बारे में जाना, कौन सा है? कानकुब्ज नामक समाचार पत्र जो है इन्होंने प्रकाशित किया था। चलिए, इसके बाद देखते हैं तरुण संघ की स्थापना भी इन्होंने कराई थी, बताया था मैंने अभी, तरुण संघ की स्थापना करवाई है, ठीक है। बीएन खरे जी की सरकार में ये जो है शिक्षा मंत्री पद पर रहे हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है कि शिक्षा मंत्री रहे हैं ये, बीएन खरे जी की सरकार 1937 में बनी, तब बने थे। इसके बाद यदि बात करें तो यहाँ पर इन्होंने विद्या भारती नामक एक योजना प्रारंभ की थी शिक्षा को लेकर के, ठीक है। विद्या भारती किसने स्टार्ट किया था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने प्रारंभ किया था। इसके बाद नेक्स्ट बने थे कौन? भगवंत राय मंडलोई। सारी कहानी मैंने आप सभी को समझा दी, लास्ट में फटाक से स्पीड में रिवीजन भी करेंगे हम उसका। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि खंडवा नगर पालिका के ये मेंबर भी रहे हैं, और देखा जाए पंडित रविशंकर शुक्ल के पश्चात कार्यवाहक मुख्यमंत्री पद पर भी रहे हैं। अगले सीएम किसको बना दिया जाता है भैया? कैलाशनाथ कारजू जी को, जो कि इलाहाबाद म्युनिसिपल काउंसिल के जो है चेयरमैन रह चुके थे, ठीक है। सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश की मंत्रिमंडल में भी ये प्रमुख मंत्री पदों पर रहे थे। इसके अलावा मैंने बताया था कि 2 जगह के गवर्नर या राज्यपाल रहे हैं, गवर्नर रहे हैं 2 जगह के, कहाँ के? वेस्ट बंगाल और उड़ीसा।
वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के क्या रहे हैं, ये गवर्नर या राज्यपाल रहे हैं। चलिए, इसके अलावा इनकी एक बुक है, ठीक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार जनरल रीड कर लीजिएगा। अगली बात कर लेते हैं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। द्वारिका प्रसाद मिश्र जी जो है जबलपुर नगर निगम के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और पुनः निर्वाचित हुए हैं 1936 में, जेल में रहते हुए यह यहाँ पर निर्वाचित हुए थे। इसके अलावा द्वारिका प्रसाद मिश्र जी से कुछ अन्य फैक्ट भी हमने यहाँ पर देखे। सबसे पहले देखा कि इनकी समाचार पत्र कौन सा है, लोकमत, और साथ ही इन्होंने सारथी और शारदा नामक इन्होंने जो है पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। बुक हमने बताया था कि कौन सी बुक है इनकी, कृष्णायन नामक किताब है इनकी, और साथ ही इनकी जो आत्मकथा है वो कौन सी है, लिव इन एरा। आत्मकथा कौन सी है बेटा, लिव इन एरा। ठीक है, लिव इन एरा क्या है, इनकी आत्मकथा है। चलिए, इसके बाद देखते हैं कि द्वारिका प्रसाद मिश्र के बाद में हमने देखा था फिर कौन बने थे, गोविंद नारायण सिंह बने थे। पूरी कहानी समझा चुका हूं मैं, सिनेरियो कैसा चला है उस टाइम पर वो बताया मैंने आप सभी को। तो प्रकाश चंद्र सेठी जी से भी गोविंद नारायण जी से इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने यहाँ पर देखा था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ये क्या रहे हैं, लेक्चरर रहे हैं। और यहाँ देखा जाए तो विंध्य प्रदेश जब हुआ करता था उस समय पर ये विधायक भी हुआ करते थे। तो विंध्य प्रदेश जब था उस समय पर ये विधायक पद भी रहा करते थे। साथ ही देखा जाए ये राज्यपाल भी बने थे, कहाँ के, बिहार के। तो कहाँ के राज्यपाल बने थे, गोविंद नारायण सिंह जी बिहार के राज्यपाल बने थे। इसके अलावा अगले बनते हैं नरेंद्र चंद्र सिंह, जिन पर इंपॉर्टेंट बात बताया था कि कहाँ के हैं, सारंगगढ़ के हैं। ठीक है, उसके राजा हुआ करते थे। इनके पिता का नाम था राजा बहादुर जवाहर सिंह और सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का था, 13 दिन का कार्यकाल इनका हुआ करता था। साथ ही देखा जाए तो इन्होंने विलय पत्र हस्ताक्षर करने के बाद भारत में इनकी रियासत का विलय कर लिया गया था। और आदिवासी सम्मेलन के भी ये देखिए, याद रखिएगा, आदिवासी सम्मेलन के अध्यक्ष भी हुआ करते थे और साथ ही पहले आदिवासी सीएम भी हैं हमारे यहाँ के। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, अगले सीएम कौन बनने वाले हैं, श्यामाचरण शुक्ल। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, रायपुर में हुआ था। और साथ ही इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर सभी आंदोलन में भाग लिया था। साथ ही हम देखा कि हिंदी एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, महाकौशल। तो महाकौशल नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो इन्होंने ही यहाँ महाकौशल नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगले बनने वाले हैं कौन, श्री प्रकाश चंद्र सेठी। प्रकाश चंद्र सेठी से इंपॉर्टेंट बात हमने क्या देखी थी कि भैया ये राज्यसभा के वो भी रहे, साथ ही एडीबी तो आपको पता है एशियन विकास बैंक जो है, एशियन विकास बैंक के गवर्नर भी ये मनोनीत हुए थे। इसके बाद में देखा कि भैया आपकी 6वीं विधानसभा आएगी जिसमें पहले गैर कांग्रेसी नेता सीएम बनने वाले हैं मध्य प्रदेश में, कैलाश जोशी जी विपक्ष के नेता भी रहे हैं। बाद में जो है जब इन्होंने सीएम पद त्याग दिया, इसके बाद ये उद्योग और विद्युत मंत्री पद पर भी रहे थे। इसके बाद हमने देखा कि भैया कैलाश जोशी के बाद बनने वाले हैं वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी से इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये है कि भैया पहले तो ये वकील थे, वकालत छोड़ करके इन्होंने आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, साथ ही ये विपक्ष के नेता भी रहे हैं, सीएम भी रहे हैं और डिप्टी सीएम भी रहे हैं। सारे फैक्ट बताए थे मैंने, सीएम रहे हैं, डेप्यूटी सीएम रहे हैं और साथ ही विपक्ष के नेता भी रहे हैं, विपक्ष के नेता पद पर भी रहे हैं। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं किसके बारे में, सुंदरलाल पटवा जी के बारे में। तो आपातकाल के दौरान पर जब इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी जी ने लगवाई थी, उस समय पर जो है सुंदरलाल पटवा जी जो है यहाँ पर जो है क्या बने थे, तो इस समय पे ये जेल की यात्रा करी थी। इसके अलावा विपक्ष दल के नेता भी रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। अगली बात कर लेते हैं अर्जुन सिंह जी के बारे में। मैंने बताया था आपको सामान्यतः इनके बारे में सारी चीज़ें कि भैया पंजाब के क्या बने थे, राज्यपाल बनकर गए थे और एक दिन के सीएम भी बने थे। साथ ही इनके समय पर भोपाल त्रासदी कांड हुआ था और फूलन देवी ने इसी समय पर आत्मसमर्पण भी किया था। चलिए, तो ये लिखकर हम सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। एक बार मैं पीपीटी में आपको ये मार्क करवा देता हूँ। ये पीपीटी आप सभी को मैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से शेयर कर दूंगा, तो आप डाउनलोड करके वहाँ से रीड कर सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट है मोतीलाल बोरा जी। ठीक है, इन्होंने दुर्ग आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करवाई थी और कुछ समय तक रहे थे। उसके बाद में फिर सीएम बन गए थे पुनः से अर्जुन सिंह। ठीक है, साथ ही देखा जाए ये जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर भी नियुक्त रहे थे, राज्यपाल भी रहे थे। इसके बाद बनने वाले सुंदरलाल पटवा, फिर दिग्विजय सिंह। सुंदरलाल पटवा जी की बात कर लेते हैं तो भैया यहाँ पर ये जो है राघवगढ़ नगर पालिका के ये क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही देखा जाए 10वीं लोकसभा में निर्वाचित होकर गए थे दिग्विजय सिंह। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं सुश्री उमा भारती जी के बारे में। तो भैया इनकी राजनीतिक गुरु हैं राजमाता विजयराजे सिंधिया और लोकसभा की सदस्य भी रही हैं, राज्य मंत्री रही हैं, पर्यटन मंत्री रही हैं,
साथ ही देखा जाए तो आपका केंद्रीय जल संसाधन विकास मंत्री या गंगा संरक्षण मंत्री पद पर भी रही थी। और हुबली दंगे में इनका नाम आने के कारण इनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। फिर बन गए थे बाबूलाल गौर। और बाबूलाल गौर जी से बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर यह है कि गोवा मुक्ति आंदोलन जो हुआ था उसमें इन्होंने यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। साथ ही नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री भी रहे हैं और लगातार 9 बार ये विधायक रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बुलडोजर मंत्री भी इनको कहा जाता है। विपक्ष के नेता पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। साथ ही देखा जाए तो विधानसभा सचिवालय ने भी इनको उत्कृष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया था सन 2003 में। ठीक है, इनको सम्मान दिया गया। कौन सा सम्मान है? उत्कृष्ट सेवा सम्मान दिया गया। अगले शिवराज सिंह चौहान जी, पहले देखा जाए 1991 में पहली बार इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और सांसद बने थे। साथ ही इनको 2011-12 में कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ था और एक टाइटल इनको दिया गया था पाँव पाँव भैया और मिस्टर क्लीन। कुछ समय बाद मिस्टर क्लीन का उपाधि इनसे वापस ले ली गई थी। फिर कमलनाथ जी सीएम बने थे। कमलनाथ जी से मैंने बताया कि पहली बार 1980 में ये जो है लोकसभा के सांसद बने थे। साथ ही ये पर्यावरण वन राज्य मंत्री और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री पद पर भी रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं कि लोकसभा में ये प्रोटम स्पीकर भी रहे हैं 2014 की विधानसभा में। ठीक है, और इनको हमने बताया था कि एक अवार्ड मिला है, एशिया बिजनेस लीडरशिप फोरम अवार्ड 2012 में दिया गया था। ठीक, चलिए इसके साथ ही हमारा सीएम की सीरीज लगभग इतनी ही थी। एक बार फटाक से हम रिवाइज करते हैं। चलिए, तो हमने देखा सबसे पहले कि भैया आपका पार्ट ए यानी कि सेंट्रल प्रोविजंस ऑफ बरार, इसके पहले सीएम कौन थे? पंडित रविशंकर और राज्यपाल राघवेंद्र जी थे। पार्ट सी, इसके देखा जाए तो पहले सीएम बनने वाले अवधेश प्रताप, दूसरे बनेंगे शंभूनाथ शुक्ल जी। इसके बाद मध्य भारत पार्ट बी, इसमें सीएम पहले 1948 में लीलाधर जोशी और 1952 में कौन थे? ताकतमल जैन जी बने थे। आज़ादी मतलब मध्य प्रदेश के गठन के बाद पहली विधानसभा में पहले सीएम बनने वाले हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। ये क्या थे भैया? सीपीएन बरार के सीएम भी रहे, तरुण संघ की स्थापना करी है, पत्रिका कानकुब्ज बनाई है। ठीक है, इसके बाद भगवंत राय मंडलोई। इसके बाद बनने वाले कैलाशनाथ काटजू जी जो हैं कहाँ से? म्यूनसिपल काउंसिल इलाहाबाद के अध्यक्ष भी रहे हैं। राज्यपाल 2 जगह के रहे हैं, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के। ठीक है, उड़ीसा के ये यहाँ पे राज्यपाल भी रहे हैं। इसके बाद हमने देखा था भगवंत राय मंडलोई अध्यक्ष कामराज बने। कामराज प्लान आया, कामराज प्लान में इनको कहा कि अब आपको इस्तीफा देना चाहिए, नए लोगों को मौका यहाँ पर मिलना चाहिए। तो अगले जो सीएम बन जाएंगे द्वारिका प्रसाद मिश्र। समाचार पत्र इनका लोकमत, पत्रिका शारदा सारथी, बुक कौन सी? कृष्णायन, आत्मकथा लिव इन एरा। ठीक, इसके बाद हमने देखा था द्वारिका प्रसाद मिश्र जी के बाद में गोविंद नारायण सिंह, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। बनारस विद्यालय के ये प्रोफेसर रहे। त्यागपत्र क्यों दे दिया था भैया? क्योंकि इन पर जो है उस टाइम पे कुछ आरोप लगे थे, जिस कारण से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अगले हैं श्री राजा नरेंद्र चंद्र सिंह। ठीक है जी, पहले आदिवासी सीएम थे, सबसे कम कार्यकाल रहा 13 दिन का, और सारंगगढ़ रियासत के ये राजा रहे हैं। अगले हैं श्यामाचरण शुक्ल। देखा था हमने इनके बारे में कि भैया इन्होंने दैनिक समाचार पत्र महाकौशल स्टार्ट किया था। ठीक है, अच्छा गोविंद नारायण सिंह एक और चीज देखा था हमने, गवर्नर देखा था भैया, राज्यपाल ही बनाए गए थे, राज्यपाल बिहार के बनाए गए थे। ठीक है, इसके अलावा कैलाश चंद्र सेठी ये एडीबी के गवर्नर भी रहे हैं। इसके बाद जनता दल की सरकार बनती है। पहले सीएम कौन बनेंगे? श्री कैलाश जोशी जी बनने वाले हैं। ये विपक्ष के नेता भी थे, सीएम भी थे और पहले गैर कांग्रेसी सीएम रहे हैं। वीरेंद्र कुमार सकलेजा जी सीएम रहे हैं, आपके उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, विपक्ष के नेता भी रहे हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो विपक्ष के नेता रहे हैं कौन? सुंदरलाल पटवा जी शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक गुरु हैं। उनके समय पर 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। इसके साथ ही विधानसभा 7वीं आती, जिसमें सीएम बनने वाले अर्जुन सिंह चोरहट सीट से इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता, भोपाल त्रासदी इन्हीं के समय हुआ है। साथ ही फूलन देवी ने आत्मसमर्पण इनके समय पर ही किया था। मोतीलाल बोरा इन्होंने आपका दुर्ग आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, राज्यपाल रहे हैं ये यूपी के। फिर आने वाले फिर से श्यामाचरण शुक्ल, फिर बनने वाले फिर से सुंदरलाल पटवा और फिर दिग्विजय सिंह।
इसके बाद में उमा भारती जी की राजमाता विजयराजे सिंधिया, इनकी क्या हुआ करती थी, तो इस समय पर याद होगा, बताया था मैंने कि इनकी गुरु हुआ करती थी। 1944 में हुबली दंगे कांड इनको इस्तीफा देना पड़ गया था। अगले कौन है, बाबूलाल गौर। बाबूलाल गौर जिसे बुलडोजर मंत्री कहा जाता है, विपक्ष के नेता रहे हैं, गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लिया था। शिवराज सिंह चौहान, इनको जो पाँव पाँव भैया कहा जाता है, साथ ही मिस्टर क्लीन की उपाधि दी गई थी, बाद में वापस ले ली गई। कृषि कर्मण पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। इसके बाद अगर हमने पढ़ा था कि इसके बाद श्री कमलनाथ जी के बारे में, प्रोटेम स्पीकर है 2014 में। साथ ही देखा जाए तो बिजनेस लीडरशिप फोरम अवार्ड इनको 2012 का प्राप्त हुआ है। इसके बाद वर्तमान सीएम अभी शिवराज सिंह चौहान जी हैं। अब देखते हैं 16वीं विधानसभा में किसको सीएम यहाँ पर बनाया जाता है। तो चलिए आज की कहानी यहीं तक, फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार मैं आपके लिए और सीरीज़ लाता रहूँगा, जैसे आज हमारे मुख्यमंत्री की सीरीज़ हमने कवर करी है, और यहाँ पर आगे जो है मैं आपको राज्यपाल भी कवर करवाने वाला हूँ। सारे प्रमुख पद जो हैं उनके यहाँ पर हम सेशन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज मैं आप सभी से यहीं पर विदा लेता हूँ, फिर आप सभी से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।